जय हिंद दोस्तों। मैं हूं धीरज और मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में अलजेब्रा, वो भी बेसिक से, फ्रॉम बेसिक्स या कह लीजिए फ्रॉम ज़ीरो। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिन्हें अलजेब्रा का कुछ भी नहीं आता हो, ए बी सी कुछ भी नहीं आता हो। ये मैं पूरा ज़ीरो से आपको बताऊंगा अलजेब्रा इस वीडियो में, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को अलजेब्रा से डर लगता है उन्हें भी ये वीडियो देखनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ डर लगता है, उसका रीज़न है क्योंकि मैं भी एक टाइम उन्हीं स्टूडेंट में था जिन्हें अलजेब्रा से बहुत डर लगता था। अलजेब्रा का कुछ भी नहीं समझ में आता था। मैं जब कोई भी वेरिएबल्स देखता था क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड या ए बी सी मैथ्स के प्रॉब्लम में, फिर मैं वहाँ उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता था। इसका रीज़न यही था कि मैंने अच्छे से अलजेब्रा के बेसिक्स नहीं क्लियर करे थे, मैंने अच्छे से इसको समझा नहीं। इसकी वजह से मुझे ये सब प्रॉब्लम फेस करने पड़े। और इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा एज ए स्टूडेंट बताऊंगा, ना कि एज अ टीचर, कि मैंने कैसे समझा इस अलजेब्रा को। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, भले वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास का हो जिसे अलजेब्रा के बेसिक्स क्लियर करने हो, वो इसे देख सकते हैं। और ये वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं काफ़ी कुछ बेसिक्स से बताया हूँ इसमें। इतना बेसिक से बताऊँ कि हो सकता है आप भी परेशान हो जाओ कि भाई इतना बेसिक से तो नहीं बताना था। तो ये वीडियो बड़ी होगी तो आप इसे पूरा देख लीजिएगा, 2 या 3 पार्ट में मैं इसे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना वीडियो पे कमेंट करके अपना रिव्यू दीजिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे चल के मैं कोई भी वीडियोस लाता रहूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, तो वो सब भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। तो हम पढ़े हैं मैथ सब्जेक्ट, और मैथ सब्जेक्ट के कई सारे ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। मैथ एज एक सब्जेक्ट है और उसके कई सारे ब्रांचेज हैं, जैसे अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, नंबर थ्योरी हो गया, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया। बट अभी हमें ये सब तो पढ़ना नहीं है, फिलहाल तो हमें फोकस करना है अलजेब्रा पे। तो हम अलजेब्रा पढ़ने से पहले थोड़ा सा अर्थमेटिक भी पढ़ेंगे जिससे हमारा बेस और क्लियर हो जाए। तो अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में और उन पे ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6, और ये जाता है आपका इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक जाता है, इसका मतलब ये कभी एंड नहीं होगा, आप काउंट करते रह जाओगे और ये कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग इसका पॉइंट क्या है और एंड तो कभी होता ही नहीं है। अगला है होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। ये आपका ऊपर देख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर वाला ही कलेक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4। यहाँ पे ये ध्यान रखना है होल नंबर में कि स्टार्टिंग इसका 0 से होगा, 0 1 2 3 4, और ये भी आपका इन्फिनिटी तक ही जाएगा, ये भी कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। और अगला है आपका इंटीजर्स। एक और चीज़, 0 1 2 3, 0 एक होल नंबर है, 1 2 3 ये सब भी होल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर भी है, जैसे हमने अभी पढ़ा ना, ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये होल नंबर भी कहलाएंगे और नेचुरल नंबर भी कहलाएंगे। लेकिन जो ज़ीरो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर ही है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला इंटीजर्स। तो जैसा कि आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर क्लास 1 to 5 तक आपको यही पढ़ा जाता है, और मुझे लग रहा है क्लास 6 में इंटीजर को इंट्रोड्यूस करा जाता है स्टूडेंट के लिए। तो इसमें नया नंबर होता है आपका नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ज़ीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, और ये भी इन्फिनिटी तक ही जाता है, इसका भी कोई एंड नहीं है। मतलब लेफ्ट साइड में आप ऐसे बढ़ते जाओ और ये कभी एंड नहीं होगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और आपने पढ़ा अभी होल नंबर और नेचुरल नंबर में उनके स्टार्टिंग पॉइंट थे, नेचुरल में 1 था, होल में 0 था, लेकिन इंटीजर्स में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ना ही एंड पॉइंट होता है। ये भी आपका ऐसे माइनस में आएगा, 0 2 1 2 3 4 और ऐसे चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ये भी कभी एंड नहीं होता है। तो ज़ीरो से जो लेफ्ट साइड में होता है उन्हें हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। -1 -2 -3 ये सभी आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इस पर देख रहे हैं आप, इन सभी पे माइनस का साइन दिया हुआ है। और जो ज़ीरो से राइट साइड में उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, या कह लीजिए नेचुरल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर भी कहते हैं। और जो ज़ीरो से होता है, मतलब यहाँ पे देखिए ये पार्ट आपका निगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इस पे सभी पे माइनस लगा हुआ है, और ये पार्ट जिन पे माइनस नहीं लगा हुआ है वो आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, या होल नंबर कह लीजिए, इन्हें होल नंबर भी तो कहते हैं, और ये इस पार्ट को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और ये होल नंबर भी हुआ, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी इन्हें कहते हैं। और पूरे कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अगला क्या है? ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके इस साइड में ज़ीरो से आपके होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये सभी आपके होल नंबर्स इंटीजर्स कहलाएंगे, लेकिन ये जो पार्ट है आपका ज़ीरो से जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है? इंटीजर्स हैं। इन्हें क्या आप होल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर।
ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4, इन्हें आप इंटीजर्स भी कह सकते हैं। लेकिन क्या ये जो पार्ट है माइनस वाले, ये तो इंटीजर्स हैं, क्या आप इसे नेचुरल नंबर कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है और ये भी। अगला क्या है? अगला है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का फॉर्म क्या है? पी बाई क्यू का फॉर्म मतलब जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे यहाँ की देख रहे हैं, ये बीच में अपॉन लगा हुआ है, ये एक फ्रैक्शन का फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें पी और क्यू है, मतलब पी आपका न्यूमरेटर और क्यू है आपका डिनोमिनेटर। पी और क्यू क्या होगा? ये इंटीजर्स होगा। ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब आपके ये वाले नंबर्स, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये वाले कलेक्शन है पूरे, इनमें से आपका कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन क्यू जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ जा रहा है तो भाई वो रैशनल नंबर नहीं है। पहली बात तो वो ज़ीरो आ गया तो वो एक नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, यहाँ आपका डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है और यहाँ न्यूमरेटर भी इंटीजर है। यहाँ यहाँ कोई भी देख लीजिए, हर एक नंबर आपका इंटीजर्स है, ऊपर हो नीचे हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर्स ही आ रहे हैं। यहाँ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, देखिए 4 5 0। तो ये तो आप देख रहे हैं, इन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे हैं, लेकिन ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे हैं? इस 4 को हम यहाँ पे देख रखे हैं, 4/1 मैंने कर दिया है, फ्रैक्शन में इसको ला दिया है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और नीचे 1 लगा दिया, 4/1। ये अब जो 4 नंबर था वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया, इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो वैसे ये भी 5 भी है और ये 0/1 है। तो मैंने भी बताया था कि पी मतलब न्यूमरेटर वो इंटीजर्स होगा, लेकिन क्यू जो है वो भी इंटीजर्स होगा, लेकिन क्यू में या डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर आ सकता है, न्यूमरेटर में ज़ीरो आ सकता है, वो रैशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? 2/0, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका यहाँ ज़ीरो आ गया है, तो इसलिए वो रैशनल नंबर नहीं है। और कंडीशन क्या था कि डिनोमिनेटर में आपके ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ये एक नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आ गई है और ये रैशनल नंबर भी नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जांपल है √2 पाई, √7, √16 एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर। कैसे? क्योंकि √16 को आप 4 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जब अंडर रूट से बाहर आएगा ये 4 हो जाएगा, और 4 को आप 4/1 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया एक रैशनल नंबर में चेंज हो गया, या फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज हो गया, तो एक रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, अगला क्या है आपका? अगला है रियल नंबर। रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन और भी है लंबी वाली, लेकिन अभी मैं वो फ़िलहाल आपको नहीं बता रहा हूँ। रियल नंबर आप अभी फ़िलहाल यही समझिए कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का कलेक्शन, उसे रियल नंबर कहते हैं। और थोड़ा और मिसलेनियस देख लेते हैं। इवन नंबर 0 2 4 6 8 10 12 14 16, और आपका इन्फिनिटी तक ही जाएगा। ये जो भी नंबर जो 2 से डिवाइड होते हों वो आपके इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके ऑड नंबर हो गए, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, ये आपको याद रखना होगा, वन और इटसेल्फ। जैसे 2 है, इसके दो फैक्टर होंगे 1 और 2। 7 है, इसके भी दो फैक्टर होंगे 1 और 7। 11 है, इसके भी दो फैक्टर होंगे 1 और 11। अगला क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए 6 हो गया, इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, इसके 4 फैक्टर, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। 12 हो गया, 14 हो गया, इसके कितने फैक्टर हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, इसके भी कई फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ये सभी आपके क्या हैं? कंपोजिट नंबर है। 4 6 8 9 12, ये भी आपके इन्फिनिटी तक ही जाएगा। व्हाट अबाउट 0 एंड 1? 0 एंड 1 स्पेशल नंबर है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। अब देखते हैं ऑपरेटर और ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेटर कुछ नहीं, मैथ्स के आपके सिंबल जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हें इंडिविजुअली ऑपरेटर्स कहा जाता है। और ऑपरेशन, जब ये ऑपरेटर्स मैथ्स के प्रॉब्लम में यूज़ होते हैं, जैसे 4 + 10 - 1, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है तो ऑपरेशन हो के आपका रिजल्ट आता है, क्या होगा? 14 - 1 13। जब आप इस ऑपरेटर को मैथ्स के क्वेश्चन में यूज़ करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो प्रोसेस होके या ऑपरेशन होके ही आता है। ठीक है, इंडिविजुअली इन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अगला है अलजेब्रा। वी यूज़ लेटर टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा इसे भी देख लें। जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम पढ़ते हैं शेप्स के बारे में, 3D शेप्स, 2D शेप्स, लाइन्स, एंगल, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और अब आगे चलते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा। जैसे कि हमने पिछले पेज पे क्या पढ़ा, अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इट इज़ एन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी यूज़ वेरिएबल्स और अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, जिन्हें हम लिटरल्स भी कहते हैं। जैसे ABC से लेके XYZ तक कोई भी हम लिटरल्स यूज़ करते हैं, किस लिए? टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज़ और नंबर्स। Algebra is also known as generalized arithmetic, where numbers are represented by letters और literals। ये चारों लाइन को भी मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा, परेशान ना होइए आप। अर्थमेटिक में हम लोग क्या करते थे, नंबर्स के बारे में पढ़ते थे। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर, ये सब पढ़ते थे। तो जब हम अलजेब्रा में आते हैं तो उन नंबर्स को हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्यों कहते हैं? अब अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो चेंज ना होता हो, हमेशा स्थिर रहता हो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 7, तो क्या इस 7 की वैल्यू 9 हो सकती है, या 70 हो सकती है, या 99 हो सकती है? ये सब कुछ भी नहीं होगा, इस 7 की वैल्यू हमेशा 7 ही होगी। मतलब ये जो 7 है ये कांस्टेंट हमेशा 7 ही रहेगा, ना कि इसकी वैल्यू कोई चेंज हो जाएगी। इंडिया में 7 है, US में भी 7 होगा, और हर टाइम इसकी वैल्यू, ऑल टाइम इसकी वैल्यू वही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। इसीलिए इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। और वेरिएबल उसका उल्टा है। वेरिएबल्स देखते हैं अलजेब्रा में, ABC XYZ जो भी होते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, इन्हें लिटरल्स भी बोला जाता है और वेरिएबल भी बोला जाता है। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल, ये जो वेरिएबल नाम है ना, ये बना है वेरी से। वेरी से ये वेरिएबल आया। वेरी का मतलब क्या होता है? कीप चेंजिंग। जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जो स्थिर नहीं होते हैं, उन्हें वेरिएबल यहाँ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए वाई है, तो किसी क्वेश्चन में इस वाई की वैल्यू 2 होगी, तो किसी क्वेश्चन में इस वाई की वैल्यू 100 होगी, किसी क्वेश्चन में इस वाई की वैल्यू 99 होगी। मतलब हमेशा इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये ऐसा नहीं कि आज ये इसकी वैल्यू 2 होगी तो हमेशा के लिए 2 ही है। हर एक क्वेश्चन में सिचुएशन के हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें अलजेब्रा पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी होगी। जब हम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ में होते हैं तो हमें अर्थमेटिक के बेसिक्स क्लियर कराए जाते हैं, उन पे ऑपरेशन करना सिखाया जाता है। हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, हम होल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, उस पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब कर रहे होते हैं। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं कोई। 7 + 5 = 9 - 3 = ठीक। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 11 - 2 = तो चलिए इसे सॉल्व करिए। ये तो क्लास फर्स्ट या सेकंड का क्वेश्चन है ये सब। तो ये जो बॉक्स है ये किसी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कोई एक वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। और यहाँ सेम वैसे ही ये भी एक किसी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता नहीं है, जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो हमें पता चल जाएगा। 7 + 5 कितना हुआ? 12 हुआ। मतलब ये बॉक्स 12 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यहाँ पे 9 - 3 6 हो गया, और 11 - 2 9 हो गया। तो ये सभी बॉक्स और ये सर्कल किसी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को, ये सभी को इधर इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में, और हमने यहाँ पे वो क्वांटिटी लिख दी। तो चलिए थोड़ा अपर क्लास में बढ़ते हैं, जैसे थर्ड और फोर्थ में आते हैं। तो इसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से डिज़ाइन कर दिया जाता है जब हम थोड़े अपर क्लास में पहुँचते हैं। जैसे अब आप यहाँ दिमाग लगाइए और बताइए कौन सी वैल्यू यहाँ पुट होगी। आप सोचो और बताओ। 12 - 5 यहाँ 7 होगा, और यहाँ क्या होगा? 6 + 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये जो बॉक्स था ये 7 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब बॉक्स की को जो वैल्यू है वो है 7, और यहाँ इस सर्कल की वैल्यू है 9। तो ये सब आप कब तक करोगे? जब आप अपर क्लास में पहुँच जाओगे तो क्या यही बॉक्स और सर्कल ट्रायंगल बनाते रहोगे क्या अननोन क्वांटिटीज़ के लिए? जब आप 6 7 8 9 10, वहाँ तो भाई बड़े क्वेश्चन होंगे, और वहाँ अननोन क्वांटिटीज़ भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो आप कब तक बनाओगे ये सब सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, बॉक्सेस कब तक भरेंगे बताओ? ये तब लेंदी और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पढ़ा जाता है अलजेब्रा, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। इन बॉक्स की जगह किसी एक वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे। वेरिएबल्स क्या है? ऊपर अभी मैंने बताया था, ABCD से लेके XYZ तक सभी को वेरिएबल्स कहा जाता है। कोई भी एक वेरिएबल ले लो, इस बॉक्स की जगह आप A ले लो,
और यहाँ इस सर्कल की जगह आप ले लो m ले लो, ठीक। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग टाइप से डिज़ाइन कर देता हूँ। a+5 = 12 और ये हो गया m-3 = 6। ये सेम क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये है, बस हमने बस ये बॉक्स या जो सर्कल है उसकी जगह हमने कोई वेरिएबल ले लिया है और कोई चेंजेस नहीं किए हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ इस स्क्वायर बॉक्स की जगह हमने ए वेरिएबल ले लिया है, यहाँ पे लिख दिया है। सेम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा, जैसे आपने ऊपर इसकी वैल्यू 7 बता दी थी कि यहाँ भाई 7 होगा, वैसे यहाँ होगा। यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो कोई एक अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ए है ये किसी अननोन क्वांटिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कौन सी क्वांटिटी है, वो है 7। मतलब इस ए की जगह अगर हम 7 रखेंगे तो ये इक्वेशन जो बना था ये पूरा सेटिस्फाई हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 7 है। जैसे यहाँ पे इस बॉक्स की वैल्यू 7 थी ना, वैसे ही यहाँ पे इस ए की वैल्यू 7 हो जा रही है। हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। आप इसे समझिए कि हम बस उस बॉक्स को हटा के, क्योंकि हमें ये सब प्रोसेस आगे चल के लेंदी होगा हमेशा बॉक्स बनाना, सर्कल बनाना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बस उसको किसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया इस बॉक्स को। ये बॉक्स भी किसी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये वेरिएबल भी सेम किसी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। इस सर्कल की जगह हमने लिख दिया m, ये भी किसी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसे सॉल्व करेंगे और बता देंगे कि भाई m जो है वो 9 है। जैसे यहाँ पे हमने किया है सर्कल इक्वल टू 9, वैसे ही हमने यहाँ कर दिया m = 9। ये सब प्रॉब्लम ये बार बार ये सब बनाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बस वेरिएबल का यूज़ किया है। वेरिएबल ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि भाई हम बचपन से यही सब पढ़ते आ रहे हैं, ABCD EFG, और इन्हें बनाना आसान होता है इन सब के मुकाबले। तो इसीलिए हम इन सर्कल या इन बॉक्स की जगह एक वेरिएबल यूज़ कर लिए हैं। यहाँ m की वैल्यू 9 आ गई और यहाँ इस सर्कल की वैल्यू 9 थी, यहाँ m की वैल्यू 9। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप इसे बहुत हाई फाई ना समझिए, ये बहुत इजी है। बस हम क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को हटा के, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला बॉक्स है ना, और हम लोग सॉल्व करके बता दे रहे थे कि भाई यहाँ क्या वैल्यू होगी, तो वैसे ही तो यहाँ भी हो रहा है। ये बस बॉक्स की जगह हम कोई एक लेटर यूज़ कर ले रहे हैं और वहाँ बता दे रहे हैं हम इसे सॉल्व करके कि भाई इस m की जगह कौन सी वैल्यू पुट होगी, तो इस m की जगह 9 वैल्यू पुट होगी और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन लेके देखते हैं इसे अगले पेज पे। अगर आपको पीछे समझ ना आया हो तो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया, यहाँ मैंने बॉक्स बना दिया और यहाँ भी बॉक्स बना दिया है। ये किसी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मतलब यहाँ कोई एक वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है, इस बॉक्स की जगह पे अननोन क्वांटिटी। वो कैसे पता चलेगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और हम फिलहाल अभी मेंटली सॉल्व कर रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉल्व कैसे होता है। ये इधर -4 में है तो उधर जाके ये +4 कैसे हो जाता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। तो यहाँ हम मेंटली सॉल्व करते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई इस बॉक्स में कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसे हम घटाने पे, जिसे हम -4 करेंगे तो वो 16 हो जाएगी। वो वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू होगी 20। और यहाँ बताओ, यहाँ 7 में कौन सी ऐसी वैल्यू प्लस की जाए तो 15 आ जाएगा। तो इस बॉक्स की वैल्यू कौन सी होगी वो बताओ आप। वो होगा 8। मतलब ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स नंबर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पे ये बॉक्स, और यहाँ ये बॉक्स नंबर 20 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो जैसे हमने अभी पहले बताया कि हम जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में बढ़ते जाते हैं तो क्वेश्चन लेंदी बड़े क्वेश्चन होते जाते हैं, और वहाँ अननोन क्वांटिटी एक ही नहीं रहेगी, वहाँ हो सकता है 2, हो सकता है 3 अननोन क्वांटिटीज हो जाए। तो हम कब तक ये बॉक्सेस बनाते रहेंगे बताओ आप ही। और ये तो लेंदी और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप के बॉक्स बनाने पड़ जाएं, अलग अलग अननोन क्वांटिटीज़ के लिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, अलजेब्रा के वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे इस बॉक्स की जगह हम कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे मान लो हमने ले लिया x, और यहाँ इस बॉक्स की जगह कोई एक वेरिएबल यूज़ कर ले हमने, चलिए x ही लिया। अभी एक चीज़ बताऊँगा दोनों में x क्यों ले लिया मैंने। तो चलिए सेम क्वेश्चन को अब x लेके डिज़ाइन करते हैं, मतलब अब मैं बॉक्स नहीं बनाऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं। इस बॉक्स की जगह हम बस x रख देंगे, x-4 = 16, और यहाँ भी इस बॉक्स की जगह हम बस x रख देंगे, x + 7 = 15। और हम अब बताएंगे कि भाई ये x की जगह वो कौन सी अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप मेंटली सॉल्व करोगे और बताओगे भाई इस x की जगह वो वैल्यू होगी 20। मतलब ये जो x है, x की वैल्यू 20 है। जैसे ऊपर
इस बॉक्स की वैल्यू 20 हो रही थी, मतलब उस बॉक्स की जगह 20 हम लोग लिखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक्स की जगह 20 जब हम लिख देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये बताओ भाई, आप सोच रहे हो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई क्या बोल रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया इस x की जगह हम 20 रखेंगे, तो रख देते हैं 20 x की जगह, और यहाँ -4 = 16। तो अब इसे जोड़ते जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इसे अब माइनस करते हैं। 20 - 4 = 16, और यहाँ भी 16 हो गया। तो जैसे हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? हमेशा सेम होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। मतलब ये 16 है ना, तो इधर भी 16 होना चाहिए इक्वल टू के दूसरे साइड भी। क्या यहाँ पे 17 या 18 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो ये जो इक्वेशन बना हुआ है वो सेटिस्फाई हो गया, और ये तभी सेटिस्फाई होगा जब हम यहाँ इनकी एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे, जो है अभी के लिए वो 20 है। अगर हम यहाँ 21 लिख देते या 24 लिख देते, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। मान लो अगर हम इस x की जगह अगर 24 लिखते हैं और ये हो गया -4 = 16, तो ये क्या हुआ? ये हो गया 20 और इक्वल टू ये 16 हो गया। तो क्या अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? यहाँ तो 20 क्या 16 हो सकता है कभी? 20 = 16 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। इसीलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। तो जैसे यहाँ इस बॉक्स की वैल्यू 20 थी, वैसे यहाँ इस x की वैल्यू क्या है? 20 निकल गई। और इसको देखते हैं, x की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाएगी जब हम उसे 7 से जोड़ेंगे तो वो 15 हो जाएगा। वो होगी वैल्यू 8, मतलब x की जगह 8 रखा जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी? वो 8 होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे इस बॉक्स की वैल्यू 8 थी, मतलब इस बॉक्स की जगह हम 8 रख रहे थे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा था। वैसे ही इस जगह x की वैल्यू 8 है, मतलब x की जगह हम 8 रखेंगे तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं कई एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि अलजेब्रा के वेरिएबल्स कैसे कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है। वीडियो इसीलिए लंबी होगी, और कोई रीज़न नहीं है। बहुत बच्चे अलजेब्रा से डरते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ी होगी अलजेब्रा पढ़ने की, कैसे आ गया ये अलजेब्रा हम लोग के चैप्टर्स में। ठीक है। तो और कुछ हाँ, एक और चीज़ बताना था। हमने यहाँ x 2 बार लिया ना, तो जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है इस वाले क्वेश्चन में? ये वाले क्वेश्चन में आपके इस x की वैल्यू आ रही है 20, और यहाँ इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू आ रही है 8। यहाँ दोनों जगह x की वैल्यू अलग है। तो जैसे हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि वेरिएबल्स कहाँ से आया? वेरी वर्ड से बना हुआ है ना। वेरी मतलब होता है चेंज, मतलब हर टाइम हर क्वेश्चन में ये इनकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 20 है, यहाँ इस क्वेश्चन में इस x की वैल्यू 8 है, और पता चले और कोई क्वेश्चन होगा उसमें x की वैल्यू कुछ और होगी। इसीलिए मतलब ये x की वैल्यू हमेशा वेरी करती जा रही है, मतलब हमेशा चेंज होती रह रही है। इस क्वेश्चन में कुछ और रह रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ और हो जा रहा है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल पड़ा है। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। और ये जो वैल्यू चेंज होने वाली बात है, ये हर एक वेरिएबल के साथ लागू होगा, भले वो ए हो, बी हो, सी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो। हर एक क्वेश्चन में इनकी वैल्यू कुछ होगी और किसी और क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग हो जाएगी, मतलब कोई और वैल्यू हो जाएगी, चेंज होती रहेगी वैल्यू। इनकी कभी वैल्यू स्थिर नहीं होगी कांस्टेंट। जैसे ये 20 है तो इस 20 की वैल्यू हमेशा 20 ही रहेगी भाई, ये कभी नहीं चेंज हो सकता है। ये 21 नहीं हो सकता है, ये 22 नहीं हो सकता है। इंडिया में भी यही 20 है, और बाहर इंडिया से बाहर भी इसकी वैल्यू 20 होगी। इसीलिए इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। और ये जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रह रही है, हर एक क्वेश्चन में चेंज होती है। लेकिन इन सब की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम रह रही है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। एग्जांपल नंबर 2, 2 + 3 = बॉक्स +4। ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कोई अननोन नंबर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो आप दिमाग लगाओ और बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। 2 + 3, इधर हो गया 5, और इक्वल टू के राइट साइड में आप 4 में क्या ऐड करोगे कि 5 हो जाए? 5 हो जाएगा। ये बॉक्स में कौन सी अननोन वैल्यू आएगी? तो वो वैल्यू होगी 1। ठीक है। इस बॉक्स का वैल्यू क्या है? 1 है, मतलब ये बॉक्स की वैल्यू 1 है, मतलब इस बॉक्स को हटा के हम 1 लिख सकते हैं, या इस बॉक्स के अंदर 1 लिख सकते हैं, या इस बॉक्स की जगह हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट अब हटाते हैं, अब यहाँ कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं। जैसे 2 + 3 = a + 4, यहाँ अब एक वेरिएबल यूज़ हो गया। तो चलो वैसे ही जैसे यहाँ हमने 1 निकाल लिया, वैसे यहाँ निकाल लो। 2 + 3 = 5, तो 4 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? तो वो होगा ए की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? वो होगा 1, मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है।
तो ए की वैल्यू जब 1 होगी, ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? 2 + 3 = ए की वैल्यू क्या है, हमें ए की वैल्यू 1 मिली है, 1 + 4, ये हो गया 5, और ये इक्वल टू के राइट साइड में 5। तो देख रहे हैं इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है, हमने बॉक्स की जगह एक वेरिएबल रख दिया और कोई चेंजेस नहीं किए। और एग्जांपल आपको लेके समझाता हूँ मैं। एग्जांपल 3, मान लीजिए आपके पास एक गुल्लक था या पिगी बैंक कह लीजिए, उसमें आपने रखे थे 8 कॉइन्स, और आपको पता था कि वो 8 कॉइन्स टोटल रुपीज़ हैं 56 रुपीज़ हैं। ठीक है, और आपको एक दिन मन किया कि भाई हमें वो पूरे पैसे चाहिए, आप इसको निकालते हो, तो आपको सिर्फ मिलते हैं 7 कॉइन, और वो 7 कॉइन्स हैं आपके। बता देता हूँ मैं, जैसे एक 20 रुपीज़ का कॉइन है, एक 10 रुपीज़ का कॉइन है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, एक 10 का कॉइन है, एक 5 का कॉइन है, और एक 2 का कॉइन है, और एक 2 का कॉइन है। ठीक है, आपको आपने तो 8 कलेक्ट करके रखे थे, लेकिन आपको तो मिले 7, और एक कहाँ गया, और एक भाई कहीं गुम हो गया या कोई चोरी कर लिया होगा। तो अब हमें बताना है कि वो जो कॉइन गुम हुआ है वो कितने रुपए का कॉइन रहा होगा, बताओ ज़रा आप, कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इन सभी कॉइन को जोड़ देंगे और इससे इक्वेट कर देंगे 56 से। चलिए देखते हैं, 20 + 10 + 5 + 10 + 5 + 2 + 2, और जो एक वो कॉइन था जो गायब हुआ है, उसे हम या तो बॉक्स बना लें, या तो उसे एक वेरिएबल की तरह यूज़ कर लें। उस वेरिएबल को हम लिख लेते हैं, मान लीजिए एम लिख लेते हैं। ठीक, वो 8th कॉइन की वैल्यू हम अभी फ़िलहाल के लिए उसको एज अ वेरिएबल एम रखते हैं, और इसको इक्वेट कर देते हैं 56 से, क्योंकि हमें पता था कि पूरे टोटल ऐड करने पे हमारे पास 56 कॉइन थे। तो चलिए पता लगाते हैं भाई वो 8th कॉइन जो है वो कितने रुपए का था। इसे आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 54। 54 + m = 56। यहाँ पे ये एक इक्वेशन बन गया आपका। तो अब आप बताओ 54 में आप क्या जोड़ोगे कि 56 हो जाए? ऑफ कोर्स 2 होगा। तो यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई, 2। मतलब वो जो 8th कॉइन था जो चोरी हो गया था या गुम हो गया था, जो भी आप कह लीजिए, वो क्या था, वो 2 रुपीज़ का कॉइन था। तो यहाँ ऐसे भी हम वेरिएबल्स का यूज़ कर लेते हैं, जहाँ भी हमें अननोन क्वांटिटीज़ का पता लगाना हो, हम वहाँ उस क्वेश्चन में एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। और इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, कैसे वैल्यूज़ आती है, वो सब मैं आगे आपको बताऊँगा, आप परेशान ना होइए। थोड़ा सा कहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10 - a = 7, तो यहाँ पे a की कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? तो मैं यूज़ करूँगा ट्रांसपोजिशन मेथड, मेनली वही यूज़ होता है, इजी होता है और जल्दी से उससे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो हम ए को रखते हैं इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में। ठीक है, अब यहाँ ए है, एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि उसके सामने माइनस का साइन है। ठीक है, अलजेब्रा में ये ज़रूरी होता है कि हम हमेशा साइन को लेके चलें, जो भी है, यहाँ 10 का साइन प्लस है, यहाँ ए का साइन माइनस है, यहाँ 7 का साइन प्लस है। ये सब मैं आगे आपको समझाऊंगा, ये साइन वाला जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप अभी परेशान ना हो। तो यहाँ इसको रखते हैं इसके साइन के साथ, ये माइनस साइन था, इसको यहाँ रख दिए लेफ़्ट साइड में इक्वल टू के, और यहाँ राइट साइड में जो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ रखें, और इधर जो प्लस में 10 था, जब इक्वल टू के दूसरे साइड मतलब राइट हैंड साइड जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए की वैल्यू -3 आ गई, और जब ऐसे माइनस साइन को कट करेंगे तो ए की वैल्यू 3 आ गई। मतलब यहाँ ए की वैल्यू 3 होगी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। जैसे देख लीजिए, 10 - ए की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। देख लीजिए 7, 10 - 3 = 7, 7 = 7, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। 4 × एक्स नहीं, कोई और लेते हैं। 4 × y = 24। तो 4 में कौन सी ऐसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वो 24 होगा। इसे आप, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी तो कर सकते थे, जब आप छोटे रहोगे तो आपने ऐसे सॉल्व किया होगा, 4 × बॉक्स = 24। तो 4 से आप सोचते होगे उस टाइम कि भाई इस 4 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर आता है जो यहाँ बॉक्स में पुट होगा तो ये 24 हो जाएगा। तो आप दिमाग लगाओगे और बताओगे भाई इस बॉक्स में होगा 6, मतलब ये जो अननोन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था ये बॉक्स, वो है 6। तो 4 × 6 = 24। वैसे ही यहाँ पे
4 मल्टीप्लाइड बाई वाई इजक्वल टू 24, मतलब वाई की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? बताओ आप दिमाग लगाओ और सोचो बताओ। तो वाई की जगह यहाँ पे होगी 6, मतलब वाई की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में 6 रखें, 4 इंटू वाई की जगह हम 6 रख दें, तो ये 24 आ जाएगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो चलिए अगला पॉइंट है, अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अरिथमेटिक। जनरलाइज्ड रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक और आर नोन एज फार्मूला। इन अ फार्मूला वी यूज़ लेटर टू रिप्रेजेंट नंबर्स। इसके बारे में अभी बताता हूँ आपको। तो हमें लग रहा है फोर्थ या फिफ्थ में हमें पैरीमीटर वगैरह के बारे में बताया जाने लगता है, रेक्टेंगल के पैरीमीटर, स्क्वायर के। अच्छा, पैरीमीटर मतलब होता क्या है? पैरामीटर मतलब होता ये है कि हम हमें अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आप इस फिगर के पैरामीटर निकालो, तो हमें ये करना होता है कि इसके बाउंड्री का सम कर लेना होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इस पूरी बाउंड्री का हमें सम करके बताना होता है, ठीक है, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई, पैरामीटर इसका क्या होगा। 1 मिनट में जूम कर दूँ। ये लेंथ आपका 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपका 3 सेंटीमीटर है। 7 + 3 + 7 + 3, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 7 + 3 10, 7 + 3 10, 10 + 10 कितना होगा 20 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का पैरामीटर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और वही हम अगर अलजेब्रा में आए और हम पूछे कि भाई इस रेक्टेंगल का आप पैरामीटर बताओ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें तो कोई मेज़र करके कुछ लिखा ही नहीं है कि भाई ये कितने सेंटीमीटर का है। यहाँ तो बस वेरिएबल दे दिया गया कि भाई ये जो लेंथ है ये एल सेंटीमीटर है, एल सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें क्या पता है कि पैरामीटर कैसे निकलता है? पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो आप जोड़ लीजिए। लेंथ क्या है? एल है, फिर प्लस बी है, फिर ये आपका एल है, फिर ये आपका बी है, ठीक। हम अर्थमेटिक को अब जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने भाई ये अर्थमेटिक में तो हम लोग ये नंबर यूज़ करके भाई अपना निकाल लें पैरामीटर। अब यहाँ देखिए अलजेब्रा में हम कैसे पैरामीटर निकालते हैं। हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया था, तो हम भाई उस वेरिएबल्स को ही जोड़ लेते हैं। तो क्या आ गया? L + L + B + B। हमने बस लाइक टर्म को एक साथ लिख लिया है। तो ये क्या हुआ? 2L + 2 भी हो गया। और हम अगर इसे कॉमन करें तो ये हो गया 2L + B। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या है? आपका पैरीमीटर है। तो जैसे देख रहे हैं हम भाई, हम तो अरिथमेटिक में आराम से इसे निकाल लें ऐसे, और अलजेब्रा में तो भाई हमें इतना सब करना पड़ रहा है। ये इजी थोड़े है ये सब करना। लेकिन नहीं, सुनिए, ये इजी हो गया। अब ये एक फार्मूला बन गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 × L + B, ये एक फार्मूला बन गया है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पूछा जाएगा कि भाई किसी स्पेसिफिक रेक्टेंगल के आप पैरामीटर बताओ, तो हमें बस ये फार्मूला लगाना होगा, 2 × L + B, जहाँ पे L होगा आपका लेंथ, और B क्या था? B था आपका ब्रेथ था। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं। ये हमने और कुछ नहीं किया, बस इसी अर्थमेटिक के फॉर्म को हमने इस अर्थमेटिक वाले को थोड़ा और एडवांस लेवल पे ले गए अलजेब्रा में, और वो जनरलाइज हो गया, एक रूल बन गया, एक फार्मूला बन गया। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। और हमने यहाँ पे ऊपर वाले में सेंटीमीटर नहीं लिखा था, तो अभी लिख लेते हैं, ठीक है। यूनिट लिखना ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों में। तो हमें क्या पता था कि इसका हमें फार्मूला निकल गया यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? 2 × L + B। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे अब। P = 2 × L + B। एल क्या था? लेंथ था, और बी क्या था? ब्रेथ था। तो निकालिए इसका पेरीमीटर क्या हुआ। एल यहाँ क्या है? एल आपका 5 सेंटीमीटर है। तो 2 एज इट इज़ रखिए फार्मूला को, एल की जगह आप 5 रख दीजिए, और बी ब्रेथ मतलब क्या है यहाँ पे? ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, तो बी की जगह 2 रख दीजिए, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर। आगे क्या आएगा? 2 × 5 + 2 7 सेंटीमीटर। 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। ये आपका देखिए, अब डायरेक्ट हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, कि हम ऐसे लेके 5 + 2 + 5 + 2 करें और ऐड करके बताया कि ये 14 सेंटीमीटर हो। हमने अलजेब्रा में इस प्रॉब्लम को जनरलाइज कर दिया और यहाँ एक फार्मूला या रूल बना लिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब हम इस क्वेश्चन को, इसका पैरामीटर हमें निकालना था, तो अब हम लोग डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। बस हम फार्मूला रखते हैं और इनकी वैल्यू पुट करके उसका पैरामीटर यहाँ निकाल लें, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अलजेब्रा इज़ नथिंग बट जनरलाइज्ड अरिथमेटिक, ठीक है। जहाँ हम क्या करते हैं, उस जनरलाइज अरिथमेटिक में हम लोग एक रूल या फार्मूला बना लेते हैं, और उस अरिथमेटिक को और एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। तो अब हम पीछे चलते हैं।
यहाँ हमने क्या पढ़ा था? फिर शुरू से मैं आपको समअप कर देता हूँ सब। अलजेब्रा इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हमें पता है कि भाई ये अलजेब्रा क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जहाँ हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को, या कह लीजिए अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को, या लिटरल्स को, जो ABCDEFG कोई भी हो सकता है XYZ तक, टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज़ और नंबर। हमने अभी आगे क्या पढ़ा था कि हम बॉक्स बना रहे थे, उस बॉक्स की कोई एक वैल्यू थी, ठीक है, कोई अननोन वैल्यू थी, जो हम इक्वेशन को सॉल्व करके या मेंटली सॉल्व करके हम बता दे रहे थे कि भाई उस बॉक्स में वो वैल्यू जाएगी। तो वो बॉक्स हमें ना ज़्यादा बनाना पड़े आगे चल के क्लासेस में, वो लेंथी होता है वो सब बनाना, इसलिए हम उस बॉक्स की जगह हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ तो लिखा है, वी यूज़ वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यूज़ और नंबर। हमने वहाँ पे किसी अननोन नंबर के जगह पे, या उस बॉक्स की जगह पे हमने एक वेरिएबल यूज़ कर लिया, जो आगे चल के एक वैल्यू को शो कर रहा है, जो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू होती जा रही है। किसी में देखिए, जैसे यहाँ पे, यहाँ m की वैल्यू 2 है, किसी और क्वेश्चन में m की वैल्यू भाई 4 हो सकती है, किसी और क्वेश्चन में 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मतलब उस m की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, वो अननोन क्वांटिटीज़ जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है। और हमने अभी क्या समझा, अलजेब्रा इज ऑल्सो नोन एज जनरलाइज अरिथमेटिक वेयर नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर्स। ठीक है, हमने ये भी अभी समझ लिया। तो अब हम क्या देखेंगे अगला, पावर ऑफ लेटर्स। हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस टॉपिक को देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ए, और इसके ऊपर एक नंबर है 2। ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 ये बता रहा है कि ए ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है, ए खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 2 बार ए आया है यहाँ पे। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो एक और ए होता है, इसका मतलब कि मतलब ए ऐसे 3 बार रिप्रेजेंट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। और ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इन्हें पावर कहा जाता है, इसका पावर है ये 2, ए का पावर है 2। इन्हें एक्सपोनेंट कहा जाता है, इंडेक्स कहा जाता है, पावर कहा जाता है। और ये जो नीचे वेरिएबल है, इन्हें बेस कहा जाता है। इस वेरिएबल की जगह कोई नंबर भी हो सकता था, 1 2 3 4, मतलब कुछ भी हो सकता था नंबर। यहाँ सिर्फ मैंने अभी वेरिएबल लिया हुआ है, ए लिया हुआ है, यहाँ और भी कोई वेरिएबल हो सकता था, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ए, और इसके ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि उस ए के ऊपर 1 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग शो नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ ए ही लिखते हैं। और देखिए, ए यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, खुद से एक बार और मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे ए 2 बार है ना, तो यहाँ ए लिखेंगे जो वेरिएबल नीचे बेस में है, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, वहाँ ऊपर लिख देते हैं। और ए के ऊपर जब 2 होता है तो हम उसे ए स्क्वायर भी पढ़ते हैं, या ए रेस टू द पावर 2 पढ़ते हैं। यहाँ ए देखिए 3 बार है, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये 3 बार है। तो यहाँ ए लिखा, मैंने ऊपर 3 लिख दिया, इसे ए क्यूब भी बोला जाता है, या ए रेस टू द पावर 3 भी कहा जाता है। और यहाँ देखिए ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, 1 2 3 4 5, 5 बार। तो यहाँ मैंने ए 20 लिखा, और उसके ऊपर पावर, मतलब 5 टाइम्स ये खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम इसे ए रेस टू द पावर 5 भी कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ ए क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है खुद से, 3 बार हो रहा है, तो ये 3 टाइम्स ए हो रहा है, मतलब 3 बार ए खुद से प्लस हो रहा है। तो 3 बार, तो यहाँ मैंने 3 लिखा, और यहाँ मल्टीप्लाई किया ए से, मतलब ए 3 टाइम्स हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, 3 टाइम्स ए, यही चीज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे। और इन्हें हम इससे हम ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई ए, ये जो मल्टीप्लाई है, यहाँ मैंने डॉट एक लगाया हो, वो पॉइंट वाला नहीं है, जैसे 12.1 वाला, ये डॉट नहीं है, ठीक है, पॉइंट नहीं है। यहाँ इस पॉइंट का मतलब है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3a। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना इनके बीच में, तो यहाँ इनके बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, या एक डॉट छुपा हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपस में नंबर मल्टीप्लाई हैं, ये एक कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है, और यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है, ये आपस में जॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, यहाँ 3 बार खुद से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ बेस लिखें ए, और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसे लिख रहे हैं ऊपर पावर में 3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ ए 3 बार प्लस हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस और मल्टीप्लाई, जब प्लस होता है तो ऐसे लिखा जाता है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे लिखा जाता है। और इसे ए क्यूब भी बोलते हैं, ऊपर भी बताया था आपको। यहाँ पे देखिए, ये माइनस एक्स जो है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, ये कितनी बार प्लस हो रहा है, 5 टाइम्स प्लस हो रहा है, मतलब 5 टाइम्स माइनस एक्स, मतलब 5 टाइम्स, मतलब 5 बार माइनस एक्स, या 5 टाइम्स माइनस एक्स। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 5, और ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और माइनस एक्स,
और इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ये जो है -5 और x, तो यहाँ पे जो एक मल्टीप्लाइड का साइन छुपा हुआ है जो हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं शॉर्ट के लिए, ये प्लस वाला कंडीशन था। और यहाँ पे देखिए यहाँ मल्टीप्लाई वाला कंडीशन आ गया। ये -x जो है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, तो यहाँ मैंने -x लिखा और ऊपर लिख दिया 3, मतलब 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे -a मल्टीप्लाइड बाई -a, ये कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार हो रहा है, मतलब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हमने ये बेस लिखा है -a, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट, मतलब कौन सा आंसर सही है? ये वाला -a रेस टू द पावर 4 सही है, या a रेस टू द पावर 4 सही है? जब निगेटिव नंबर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब निगेटिव नंबर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो साइन निगेटिव का ही आता है, मतलब माइनस का। और जब निगेटिव नंबर इवन टाइम मल्टीप्लाई होता है खुद से, तब साइन पॉजिटिव का आता है। ये वाला आपका ये वाला आंसर सही है, ये गलत है, ये माइनस नहीं होगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया निगेटिव इवन टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन नहीं रखते हैं, ये मैंने आगे बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, हम इसे देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक रूल होता है, आपने पढ़ा होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो उसी चीज़ को ये शो करता है। जैसे मान लीजिए हम नंबर में अर्थमेटिक में क्या करते हैं, 7 × 3 मैंने लिखा, तो आंसर क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। तो क्या मैं इस 3 को अगर मैं पहले लिख दूँ और 7 को बाद में लिख दूँ, तो क्या कोई आंसर में चेंजेस हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, ये अभी 21 ही आएगा। इसलिए सेम चीज़ ये आपका एल्जेब्रा में भी फॉलो होता है। अगर हम a मल्टीप्लाइड बाई बी करें तो उसका आंसर क्या आएगा? ए बी होगा इस मल्टीप्लाई करने के बाद। और वही अगर b मल्टीप्लाई बाई ए करें तो उसका आंसर क्या होगा? बी ए होगा। ये दोनों आपस में सेम है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अभी मैंने बताया ना, जब हम नंबर को फ्लिप कर दे रहे हैं, ये था और ऐसे कर दिया, इसका रिजल्ट कोई चेंज नहीं हो रहा था, ये दोनों में 21 ही आ रहा था। तो यहाँ अगर मैं ए को पहले लिखूँ और फिर ए को बाद में कर दूँ, जहाँ ये बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली अलजेब्रा में ऐसा किया जाता है, जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर पहले आता है हम उसे पहले लिखते हैं। जैसे ए बी है, तो भाई ये तो सिंपल है, ये सीधा सीधा ए बी लिख दिए। और यहाँ बी ए है, तो हम इसे बी ए ना लिख के हम ऐसे शो कर देते हैं, ए पहले आता है तो भाई ए पहले लिख दिया, और बी बाद में आता है तो बी बाद में लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे यहाँ देखा आपने, 7 × 3 करने पे भी 21 आ रहा है, 3 × 7 करने पे भी 21 आ रहा है। तो वैसे यहाँ भी है, कोई भी वैल्यू यहाँ चेंज नहीं होती है अगर वेरिएबल को फ्लिप कर दिया जाए मल्टीप्लिकेशन में। ये याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में। आगे क्या है, आगे देखें। ए मल्टीप्लाइड बाई 1। अच्छा, 1 जो है ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है। आपने, हमें लग रहा है 5th या 6th में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा होगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? वो नंबर खुद आ जाता है, ठीक है। या 21 से हम 1 को मल्टीप्लाई करें, 21 आ गया। 8 से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आ गया, ठीक है। तो वैसे ही अलजेब्रा में भी होता है, हम जब ए को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, हम इसे ऐसे भी शो करते हैं। अभी ऊपर मैंने देखा क्या कहते हैं, बी को मैंने पहले ले लिया यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे ए बाद में था, यहाँ मैंने पहले ले लिया, क्या इसमें कोई वैल्यू चेंज होगा? अभी मैंने बताया नहीं होगा। तो इससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए हमने भाई यहाँ फ्लिप करके भी दिखा दिया आपको, कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ डॉट लगा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन शो कर रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाई ए। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जब डॉट या मल्टीप्लाइड का साइन हटा दिए, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कभी वेरिएबल सिंगल ऐसे आता है, एक्स हो या ए हो या कुछ भी, तो उसके सामने एक 1 छुपा होता है, वही चीज़ ये शो कर रहा है यहाँ पे। हम इसे जनरली शो नहीं करते हैं 1 को, जब सिंगल वेरिएबल होगा, सिर्फ एक्स लिखा हुआ है तो उसके सामने एक 1 मल्टीप्लाई हुआ रहता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वही चीज़ यहाँ मैंने शो किया। यहाँ मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया ए को, क्या कुछ चेंज हो गया? भाई वो तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी ए ही रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। अब आगे देखते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ चेंज हो जाएगा अब वैल्यू। देखिए ए मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखिए, या 2 मल्टीप्लाइड बाई ए लिखिए, ठीक है। या 2 डॉट, ये मल्टीप्लाई के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 डॉट ए, मतलब 2 टाइम्स ए, इसे हम 2 ए लिखेंगे। ना कि हम सिर्फ ए ही लिख दिया और यहाँ हाइड कर दिया, नहीं, अब यहाँ बाई 2 से मल्टीप्लाई, ये सिर्फ 1 वाली सिचुएशन में होता है। 1 और 0 थोड़े स्पेशल नंबर है। आगे देखते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई 0, जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं 0 से, तो आंसर क्या आता है? मान लीजिए 99 है, अगर हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? 99 आएगा? नहीं आएगा। ये तब होता है जब यहाँ 1 होता है, 99 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 99 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही आता है। तो सेम चीज़
वही अलजेब्रा में भी होता है। जब हम किसी वेरिएबल को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, या हम ऐसे लिखें जीरो बाद में लिखा, या ऐसे लिख दें, तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी बड़ा वेरिएबल हो। जैसे मान लीजिए 12 × 14 × 13 × 60 इज मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, इसका आंसर क्या होगा भाई? ज़ीरो ही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, कैलकुलेटर पे भी आप करके देख लेना, इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा, कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो। वैसे ही अलजेब्रा में ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी डी मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, इसका भी आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम किसी नंबर या वेरिएबल को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही आ जाती है। एक और चीज़ देखते हैं, ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अभी ऊपर हमने क्या बताया कि हम इसे शफल कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं लेटर्स को। तो यहाँ मैंने ए को पहले रखा है, बी को मैंने बाद में कर दिया, यहाँ पे यहाँ सी को बाद में था तो पहले कर दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई, ये ब्रैकेट है ना, तो इसके भी पहले एक मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, इसका ये ब्रैकेट में हमने कर दिया, ऐसे एसोसिएट कर दिया है एक साथ इनको। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ ए बी को एक साथ एसोसिएट कर दिया है, ए बी एक साथ हो गया और सी यहाँ मल्टीप्लाइड में आ गया। ठीक, तो इससे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना है कि जब हम वैल्यू को ग्रुप यहाँ ऐसे कर दे रहे हैं, या ए बी को ग्रुप कर दे रहे हैं, या बी सी को ग्रुप कर दें, तो रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपको देखता हूँ, मैं आपको एग्जांपल से समझा दूँ, जैसे 2 × 3 × 4 और 2 × 3 × 4, तो ये इसका आंसर क्या होगा बताओ आप? 2 3 6 6 4 24, ये 24 हुआ, और यहाँ भी 24 होगा। अगर मैं इसे एक साथ मल्टीप्लाई करूँ और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या वैल्यू में चेंज हो रही है क्या? जैसे 2 × 3 = 6 हो गया, और 6 × 4 = 24 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 × ये, अब ब्रैकेट में इसको पहले सॉल्व करते हैं, 4 × 3 क्या हो गया? 12 हो गया, और 12 × 2 सेम 24। वही चीज़ यहाँ मैंने समझाया कि इससे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ क्या किया, ए मल्टीप्लाइड, देखिए मैंने ब्रैकेट के आगे बताया था कि यहाँ एक मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है, हम यहाँ शो नहीं किए। ये ए है, यहाँ ऐसे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होगा उन सभी से ये ए मल्टीप्लाई होगा। ये ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए वही चीज़ मैंने आगे किया है, इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, मतलब ये वाला टर्म ए और इंटू बी यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर ये प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे आगे आ गया, और फिर ये प्लस का साइन किसका? ये सी का है। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया और ए मल्टीप्लाइड बाई सी लिख दिया। ये हमने मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और क्या है इसमें? हाँ, एक और चीज़, ये एक वेरिएबल है एक्स, तो हम इसे कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन के साथ, ये मैंने यहाँ पे शो किया। यहाँ एक्स के नीचे डिनोमिनेटर में हमने वन लगा दिया, यह फ्रैक्शनल के फॉर्म में चेंज हो गया, या एक कह लीजिए रैशनल नंबर टाइप का बन गया क्वेश्चन, या फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया। और इसे कैसे शो कर सकते हैं? इस वेरिएबल के पहले एक नंबर मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है वो? वन होता है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसके बाद में भी ऐसे वन दिखा सकते हैं। क्या इससे वैल्यू चेंज हो रही है क्या उस एक्स की? नहीं चेंज हो रही है, वो हमेशा एक्स ही रहेगा। यहाँ नीचे लगा ले वन, यहाँ सामने लगा लें, यहाँ पीछे लगा लें। ठीक है, या एक्स के ऊपर एक ऐसे रख लें, इससे कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने रैशनल नंबर में आपको बताया था कि हमने फोर क्या था, एक रैशनल नंबर था, उसे रैशनल नंबर हमने कैसे बनाया? पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर दिया था, मतलब फ्रैक्शनल के फॉर्म में बदल दिया। तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो गया ये फोर। इस फोर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इन, अच्छा ऐसे करने पे क्या वैल्यू चेंज हो जा रही है क्या इसकी? इस फोर की 4/1 करने पे वैल्यू चेंज हो जा रही है। वैल्यू चेंज होने का मतलब देखिए, वन यहाँ डिवाइजर, ये डिविडेंड, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये फोर ही तो आएगा, 1 × 4 = 4। ये कैंसिल हो गया, वैल्यू तो वही रह रही है, फोर ही रह रही है, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ 1 × 4 करने पे क्या वैल्यू में चेंजेस आए? नहीं आए। यहाँ 4 × 1 करने पे कोई वैल्यू में चेंज नहीं आए। या 4 का पावर 1 है तो क्या वैल्यू में चेंजेस आया? नहीं आ रहा है। यहाँ फोर तो वही चीज़ है, ये सेम चीज़ आके, मतलब वन लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, हम ये वन वाले ज़्यादातर हम लोग शो नहीं करते हैं, सिंपल ऐसे नंबर या सिंपल ऐसे वेरिएबल शो कर देते हैं। जैसे यहाँ वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, वैसे ही यहाँ भी वैल्यू चेंज नहीं होगी वन करने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नहीं नहीं, आगे नहीं, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस वीडियो का लेंथ 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है। इसका रीज़न यही कि मैं कई छोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को भी ले रहा हूँ, जहाँ छोटे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। हो सकता है कि ये 3 पार्ट में नहीं, क्या पता 4 या 5 पार्ट में बने वीडियो। तो आप सभी को देखिएगा, तभी आपके सभी छोटे बड़े सारे
बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर होंगे। ये था आपका पार्ट 1 वीडियो का, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा का ये पार्ट 1 था। अब अगला पार्ट 2 मैं देखता हूँ, 1 से 2 दिन में ला देता हूँ उसको। और जब पूरे पार्ट्स अपलोड हो जाएंगे तो मैं सभी को एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको ढूंढ पाएंगे और सभी को देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, अपना रिव्यू दीजिए कमेंट्स में। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वगैरह जो भी दबाना होता है दबा लीजिए, जिससे कि मैं अगला पार्ट लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वीडियो का। तो चलिए, जय हिंद।